Hello everyone, welcome to the third part of the solution video of your physics question paper. हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, शायद ये क्वेश्चन नंबर ई, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड व्हाट इट्स एसआई यूनिट. आई होप वहाँ तक कोई डाउट नहीं है. अगर आपको कोई डाउट लगता है व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें पूछो, नहीं तो कमेंट में पूछो. अगर कोई बाहर का विजिटर है तो वो कमेंट में पूछ सकता है. तो व्हाट इज अ कैपेसिटर, इसका आंसर तो पहले से मालूम है, फिर भी एक बार बता देते हैं. एंड डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर. कैपेसिटर का मतलब क्या होता है? इट्स अ एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस. किस तरीके के एनर्जी को स्टोर करके रखेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. फिर से एक बार बता देते हैं, समझ लो चीज़ों को. तो ऐसा होना चाहिए कि मान लो कैपेसिटर का ये दो प्लेट्स हैं, दीज आर टू कंडक्टिंग प्लेट्स. अगर एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होता है तो दूसरा प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगा. इसका मतलब एक कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है. दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो जब आप एक कैपेसिटर को चार्ज करते हो तो नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वो बढ़ता है, इसीलिए तो कैपेसिटर चार्ज होता है ना. कैपेसिटर चार्ज होने का मतलब क्या है? उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा है. दैट मीन्स कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस, राइट, इन बिटवीन द टू कंडक्टिंग प्लेट्स. इतना ही काफ़ी होता है. कैपेसिटेंस का मतलब क्या होगा? द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर to store the electrical energy in the form of charges in between the two conducting plates. बस कॉन्सेप्ट वही है, आंसर बताने का तरीका थोड़ा अलग है. चलो, इतना आसान क्वेश्चन भी डिस्कस करना पड़ता है. तो अभी क्वेश्चन नंबर जी होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर जी में कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड. वेक्टर देख के ही बस खत्म. वेक्टर दे दिया, ओ माय गॉड, हमसे नहीं हो पाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप. एक 3D स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है. हम लोग मान के चलेंगे दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इन YZ प्लेन. बस इसमें आदमी पूरा खत्म. YZ प्लेन के बारे में तो हमें मालूम नहीं है. किसी एग्जामिनेशन हॉल में अगर तुम लोग बैठे हो, उसका कॉर्नर भी देख लोगे तो तुमको XYZ आराम से विजुअलाइज हो जाएगा. जैसे कि हमारे घर का जो कोना है वो कुछ ऐसा दिखता है, जितना मुझे पता है. घर का कोना ऐसा दिखता होगा, राइट. तो इसमें हम लोग कह सकते हैं ये 3 एक्सिस है. दिस इज X एक्सिस, दिस इज Y एक्सिस एंड दिस इज Z एक्सिस. तो X एक्सिस और Y एक्सिस के बीच का जो प्लेन एरिया है इट्स एक्चुअली XY प्लेन. ओके, एरिया इज अ वन टाइप ऑफ 2 डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी. तो इसीलिए जब आप किसी प्लेन के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो, दैट शुड बी द प्लेन इन बिटवीन द 2 एक्सिस. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस के बीच का जो प्लेन है दैट इज XY प्लेन. सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो Y और Z एक्सिस के बीच का जो प्लेन है दैट इज YZ प्लेन. और X और Z एक्सिस के बीच का जो फ्लोर एरिया होता है हम लोग के घर में दैट इज XZ प्लेन. ये बचपन में मतलब क्लास 11 में सिखाया जाता है. अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इन YZ प्लेन. मतलब वो सरफेस एरिया YZ प्लेन में है. अब मुझे डायग्राम दोबारा ड्रॉ करना होगा. अब इस बोर्ड को गंदा करने का कोई फ़ायदा है नहीं. आई होप ये कंसेप्ट अगर क्लियर है तो मैं यही डायग्राम वापस वो ब्लैक बोर्ड में ड्रॉ करता हूँ. 20 सेंटीमीटर स्क्वायर बताया ना. इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए वापस से आना पड़ेगा. इसको इरेज कर देते हैं. दैट मीन्स हम लोग बता सकते हैं कि इसमें मान लो कि ऐसा तुम्हारा 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये तुम्हारा X, Y और Z. यहाँ पे YZ प्लेन के बारे में बताया, दैट मीन्स दिस इज द YZ प्लेन. इसमें अगर कुछ एरिया है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा किस तरफ काम करेगा? एरिया वेक्टर हमेशा एक पर्टिकुलर सरफेस के रेस्पेक्ट में
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम करता है। दैट मीन्स इसका जो एरिया वेक्टर होगा दैट शुड वर्क इन दिस डायरेक्शन। ए इसका एरिया वेक्टर हो गया। एरिया वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है दैट इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया मल्टीप्लाइड बाय द नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन कैफ। इसमें उतना कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि नॉर्मल यूनिट वेक्टर जो है यहाँ पे आई कैफ बराबर काम कर रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस बराबर काम कर रहा है। तो इस केस में आप जब लिखोगे तो आपको लिखना चाहिए कि ये जो ए वेक्टर का वैल्यू है इट इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या लिखना चाहिए ना, इस डायरेक्शन में काम कर रहा है ना। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द एन कैफ इज अ नॉर्मल यूनिट वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस एरिया। यहाँ पे एन कैफ का जो डायरेक्शन है दैट इज सिमिलर टू आई कैफ, तो आप एन कैफ की जगह पे आई कैफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन होगा आई कैफ। हमें 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। दैट मीन्स वी शुड डू लाइक 20 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 इतना मीटर स्क्वायर, इतना आई कैफ। ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर। अब हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे मिलता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या कहता है? पिछले दिन बताया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर सरफेस एरिया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन वहाँ पे दिया हुआ था उसके साथ इस एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुड पास थ्रू दिस एरिया। कुछ ना कुछ फील्ड लाइन जरूर इसके थ्रू पास करेगा। That means we will get the value of electric flux by finding the dot product of that electric field and area vector. ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जो आप लोग को सिखाया गया था, पर देख लो इसमें एक्चुअली आप ऐसा कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है फाई ऑफ ई, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कोई वेक्टर का वो एरो नहीं देंगे। इट इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ऑफ द एरिया वेक्टर। इतना तो पता ही होगा, वेक्टर का दो तरीके का प्रोडक्ट होता है, वन इज द डॉट एंड अनदर इज द क्रॉस प्रोडक्ट। जब आप लोग किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हो, अल्टीमेटली यू आर जस्ट गेटिंग अ वैल्यू विदाउट एनी डायरेक्शन। मतलब डॉट प्रोडक्ट करने से हमेशा आपको स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगा। तो इसमें देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ था, 6 आई कैफ, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, 6 आई कैफ प्लस 3 जे कैफ प्लस 4 के कैफ, राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं दिख रहा है तो बता देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 6 आई कैफ प्लस 3 जे कैफ प्लस 4 के कैफ। ओके, तो एक काम कर लेते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को हमारे बोर्ड पे लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 6 आई कैफ प्लस ऑफ 3 जे कैफ, ओहो, प्लस ऑफ 4 के कैफ, डॉट ऑफ एरिया वेक्टर का वैल्यू कितना है ना, दैट इज ऑफ 20 इंटू 10 टू द पावर -4 इतना आई कैफ। जब आप लोग डॉट प्रोडक्ट करोगे इसमें यूनिट लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि बेकार में प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के टाइम पे यूनिट को भी लिखो, बेकार में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है, ज़रूरत नहीं है। अब जब आप यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे इतना तो पता ही होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर्स दैट इज इक्वल्स टू 1। सेम यूनिट वेक्टर्स मतलब इतना पता होना चाहिए कि आई कैफ के साथ आई कैफ का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ही हमें 1 मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा। सिमिलरली जे कैफ के साथ सिर्फ जे कैफ का ही डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और के कैफ के साथ के कैफ का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। तो हमें यहाँ पे और एक बात मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आप लोग बाई चांस आई डॉट जे करोगे तो उसमें 0 मिलेगा। इसका रीज़न क्या होता है कि एक्स एक्सिस बराबर काम करता है आई कैफ, वाई एक्सिस बराबर काम करता है जे कैफ। इन किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तभी फाइंड आउट करना पॉसिबल है जब दोनों वेक्टर्स आइदर एक डायरेक्शन में काम कर रहे हो या फिर किसी एक वेक्टर का कोई कंपोनेंट दूसरे वेक्टर बराबर काम कर रहा हो, तभी हम लोग डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं।
इसमें अगर एक वेक्टर एक्स एक्सिस बराबर एक वेक्टर वाई एक्सिस बराबर काम करेगा, हम लोग डॉट प्रोडक्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते। देयर डॉट प्रोडक्ट शुड बी इक्वल्स टू 0। वैसे ही अगर हम लोग जे डॉट के फाइंड आउट करेंगे उसमें भी 0 आएगा, और आई डॉट के फाइंड आउट करेंगे उसमें भी 0 आएगा। ठीक है, ये आई डॉट जे और जे डॉट आई दोनों में 0 आता है, कैसा भी कर लो। क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का तब बताएंगे। तो अभी फिलहाल हमें किस किस को मल्टीप्लाई करना चाहिए? सिर्फ आई कैफ वाले कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे 20 इंटू ऑफ 6 दैट इज ऑफ 120 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इतना तो समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू फाइंड आउट किया। आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो, और 12 इंटू 10 टू द पावर -3, 1.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2, ऐसा मॉडिफाई आप कर सकते हो आंसर को, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं हम लोग आगे। वाह, कॉन्केव मिरर का क्वेश्चन है, क्लास 10 का क्वेश्चन है। गलती से तुम लोगों को पूछ दिया क्या? इतना आसान क्वेश्चन भी ये लोग दे देता है। मतलब उन लोगों को कॉन्फिडेंस था कि इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं कर पाएगा, इसीलिए दिया है। अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। जो भी क्वेश्चन तुम लोग पढ़ रहे हो उसके रेस्पेक्ट में डाटा साइड में लिखते चलो। अखबार नहीं है ये कि पूरा न्यूज़ पढ़ लिए अच्छा लगा, ऐसा नहीं होता है। कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ मिला 18 सेंटीमीटर, कॉपी में लिखो f इक्वल्स टू -18 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर का साइन कन्वेंशन तो आता होगा, बता देते हैं। कॉन्केव मिरर, ओहो, इसको इरेज करने का मन नहीं कर रहा है। कभी कभी हमें अपना हैंडराइटिंग अच्छा लगता है। तो कॉन्केव मिरर देखने में ऐसा होता है, इसका जो आउटवर्ड बल्जिंग पोर्शन है दैट इज एक्चुअली सिल्वर कोटेड, उस तरफ लाइट नहीं जा सकता। ये जो इसका कर्व पोर्शन है इसको लीनियर एपर्चर कहते हैं। इस लीनियर एपर्चर का जो मिड पॉइंट होता है दैट इज एक्चुअली पोल। इसके थ्रू अगर आप एक इमेजिनरी एक्सिस को पास करोगे, सॉरी यहाँ पे मेरे शर्ट की वजह से ऐसा हो गया, इसको मैं इरेज करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग ऐसा कह रहे थे कि कॉन्केव मिरर का जो आउटवर्ड बल्जिंग पोर्शन है सिल्वर कोटेड होता है। इस पूरे कर्व्ड पोर्शन को हम लोग लीनियर एपर्चर कहते हैं। इस लीनियर एपर्चर का जो मिड पॉइंट है दैट इज एक्चुअली नोन एज अ पोल। ओके, इस पोल के थ्रू आपने जो इमेजिनरी एक्सिस को पास किया दैट इज एक्चुअली द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्केव मिरर। तो अगर ये लीनियर एपर्चर, ये कर्व्ड पोर्शन एक्चुअली कोई ना कोई स्फीयर का हिस्सा तो होगा। अगर एक कर्व्ड पोर्शन किसी न किसी स्फीयर का हिस्सा है तो उस स्फीयर का एक सेंटर भी होगा। तो उस सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पोल का जो मिड पॉइंट होता है दैट इज एक्चुअली फोकस, कैपिटल एफ से लिखते हैं। फोकस पॉइंट को कैपिटल एफ से लिखा जाता है, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से लिखा जाता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब इतना डिस्टेंस, दैट इज एक्चुअली द फोकल लेंथ। कितना दिया था वैल्यू हमें याद नहीं, हम तो साइन कन्वेंशन बताने के लिए आए हैं, भूल जाते हैं आजकल हम। ओहो, बादाम खाना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन देख लो। मैं मान लेता हूँ कि कोई एक ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में था तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे बिल्कुल इस तरीके से जाएगा। इफ द लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। तो जब आप इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से मेजर करोगे तो आपको इस डायरेक्शन में ट्रैवल करना पड़ा, बट लाइट रे तो ऐसे जा रहा था ना, light ray was traveling towards right, but whenever you have to measure the distance of the object from the pole, you are traveling towards left, opposite हो गया ना। तो जब आप लोग पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करते हो, यू आर ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इसीलिए यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। फोकल लेंथ देखो, ये फोकल लेंथ जब आप मेजर करोगे,
आप पोल से लेफ्ट की तरफ ही आ रहे हो, तो इसका मतलब फोकल लेंथ भी नेगेटिव होना चाहिए। अगर इमेज इस साइड में बना तो इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा। अगर वर्चुअल इमेज बना उस साइड पे तब इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। ये बचपन वाला कंसेप्ट है, इसको हटाते हैं। मैंने तो साइन कन्वेंशन बता दिया। अभी क्वेश्चन के डाटा पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ था कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्निफाइड इरेक्ट इमेज। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। 3 times मैग्निफाइड इरेक्ट इमेज का मतलब है वो लास्ट वाला स्पेशल केस जहां पे कॉन्केव मिरर एक वर्चुअल इमेज को बनाता है, राइट? कितना मैग्निफिकेशन है? 3 times मैग्निफिकेशन है। बोला कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब देखो भाई, वो केस कुछ ऐसा है कि अगर आपका कॉन्केव मिरर है, इसके आउटवर्ड बल्जिंग पोर्शन में ऐसा सिल्वर कोटिंग लगाया हुआ है, ऐसा मैंने मान लिया कि ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, दिस इज एक्चुअली द फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपने ज़रूर ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा होगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जाता है। आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। दूसरा लाइट रे मान लेते हैं कि ऐसा होगा कि अगर वो पोल पे जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आके गिरेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे चला जाएगा। जब मैं अपने सुंदर आंखों से इन दोनों के थ्रू ऐसे देखूंगा, मुझे लगेगा कि द लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड। ये सिर्फ मुझे लगेगा, ओहो हो, मेरा पर्सनल फीलिंग है ये। जब मैं लाइट रेज के थ्रू ऐसे देखूंगा, मुझे लगेगा दैट द लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम बिहाइंड ऑफ मिरर। तो मुझे ऐसा एक वर्चुअली इरेक्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज मिलेगा। यहां पे क्या दिया हुआ है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब ये लीनियर मैग्निफिकेशन है। इट इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है ना, 3 times मैग्निफाइड इरेक्ट इमेज बोला। इसका मतलब हमें कर लेना चाहिए, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है माइनस ऑफ v/u। तो माइनस ऑफ v/u इक्वल्स टू अगर 3 है तो हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3u। फोकल लेंथ कितना दिया था? फोकल लेंथ दिया था माइनस ऑफ 18 सेंटीमीटर। ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। ये दोनों एक्सप्रेशन मिला, इसी से हमें मिलेगा आगे का। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सॉल्व करना चाहिए। तो उस साइड में चलते हैं। तो हम लोग ऐसा ओ माय गॉड, ये थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा लग रहा है। खैर छोड़ो, टेढ़ा है फिर भी मेरा है। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। कोई बच्चा इतना इंटेलिजेंट है कि मिरर का क्वेश्चन है, लगाया है लेंस फॉर्मूला। बाकी सब कुछ सही था, पर एक माइनस की वजह से नंबर माइनस हो गया। अब इसमें v की जगह पे -3u, तो -1/3u प्लस ऑफ 1/u इज इक्वल्स टू ऑफ -1/18। इसके बाद एलसीएम करना पड़ेगा। एलसीएम आएगा 3u, इसमें आएगा -1, इसमें आएगा +3। अब ये मत बोलना कि सर एलसीएम नहीं आता है, तो तुमको क्लास 5 में एडमिशन करवा देंगे। 3 6 जार, तो 2/u इक्वल्स टू 1/6। तो यहाँ पे u इक्वल्स टू आ जाता है 6 2 12। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल्स टू 12 आ जाता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं लिखा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी नेगेटिव, ध्यान रहे। यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू आया। ओके, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव लेते हैं, इमेज डिस्टेंस तब पॉजिटिव हो जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले साइन कन्वेंशन बताते हुए बोला था कि लास्ट वाला जो केस जिसमें एक्चुअली इमेज हमारा राइट साइड में बनेगा, तो दैट इमेज डिस्टेंस शुड बी पॉजिटिव, दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी नेगेटिव। फोकल लेंथ तो पहले से ही नेगेटिव है। इसमें मैंने मैग्निफिकेशन को +3 क्यों लिया, इसका भी एक रीज़न है।
मैग्निफिकेशन, फिर से फोन आ गया। तो देखो एक फ़ोन आ गया था जिसकी वजह से हम लोग इंटरप्ट हो गए। तो मैं बता रहा था यहाँ पे मैग्निफिकेशन मैंने +3 क्यों लिया। तो मैग्निफिकेशन का एक दूसरा फॉर्मूला भी आता है, दैट इज ऑफ h ऑफ i डिवाइडेड बाई h ऑफ o। h ऑफ i का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज, h ऑफ o का होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसका हाइट पॉजिटिव लिया जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड इमेज बना है तो उसके लिए हाइट नेगेटिव लिया जाता है। अब इसमें आप डायग्राम में देखो, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, मतलब इन दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो इसीलिए मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव होगा। इसीलिए मैंने मैग्निफिकेशन को पॉजिटिव लिया था। बाकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u मैंने बिठाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ऐसा मिला जो हमने वहाँ पे बिठाया। इसके बाद हम लोग कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन करने के बाद हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गया 12। दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। ऐसा आंसर लिख सकते हो। चलो चलते हैं आगे, बढ़ जाते हैं। इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन कॉन्टैक्ट द पावर ऑफ द फर्स्ट लेंस इज 2.5 डायोप्टर। कैपिटल डी का मतलब डायोप्टर होता है। कभी अगर मान लो कि आई चेकअप करवाने के लिए गए हो तो वहाँ पे डॉक्टर जब तुम्हारे आंखों का पावर मेजर कर लेता है तो वहाँ पे लिखता है 1.5 प्लस 1.5 डायोप्टर या फिर प्लस 0.25 डायोप्टर। देखना कभी अगर प्रेस्क्रिप्शन है तो, या फिर वो मशीन में जब मेजर करता है तब एक छोटा सा रसीद जैसा कुछ देता है, लाइक जस्ट क्या बोलते हैं प्रिंट आउट तो नहीं है, वो मशीन से निकल के आता है इतना छोटा साइज का। उसमें लिखा रहता है कि आंखों का पावर कितना है। उसके बाद डॉक्टर बोल देता है कि उसमें क्या बीमारी है, देन कितना पावर का आपको लेंस चाहिए। तो इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन कॉन्टैक्ट द पावर ऑफ द फर्स्ट लेंस इज +2.5 डायोप्टर। द फोकल लेंथ ऑफ द सेकेंड लेंस। देखो कितना चालाक क्वेश्चन है। एक का पावर दिया, एक का फोकल लेंथ दिया, और हमें फाइंड आउट करना है पावर और फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन। अच्छा आदमी है, अगर आप पावर भी फाइंड आउट करोगे तो भी मार्क्स मिलेगा, फोकल लेंथ फाइंड आउट करो तो भी मार्क्स मिलेगा। इतना आसान कोई क्वेश्चन देता है भला? इस क्वेश्चन को यहीं पे निपटा देना चाहिए। चलो यहीं पे निपटा देते हैं। बोला है कि इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन कॉन्टैक्ट पावर ऑफ द फर्स्ट लेंस इज +2.5 डायोप्टर। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एक लेंस का पावर P1 इक्वल्स टू दे दिया है +2.5 डायोप्टर, दूसरे लेंस का फोकल लेंथ दे दिया है, तो हम लोग वहाँ से पावर निकाल लेते हैं। तो पावर P2 दैट शुड बी इक्वल्स टू ऑफ 1/f2 लिखते हैं। f2 मैंने क्यों लिखा, पहले वाले लेंस का फोकल लेंथ मान लेंगे f1, दूसरे वाले लेंस का फोकल लेंथ मान लेंगे f2, तो इसीलिए मैंने पावर P इक्वल्स टू 1/f अगर लिखते हैं तो आंसर हमें यहाँ पे दैट इज डी में, मतलब डायोप्टर में आना चाहिए। तो उसका अगर हम लोग आंसर ऐसे निकाले, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखना कि आपका जो फोकल लेंथ है वो सेंटीमीटर में अगर रहा तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। पावर P इक्वल्स टू 1/f तभी वैलिड है जब आपका फोकल लेंथ मीटर में है। अगर आपका फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो आपको कर लेना चाहिए इट शुड बी 100/f। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, नहीं तो बाद में करना पड़ता, इसीलिए मैंने पहले बता दिया। तो इट शुड बी ऑफ 100/-25, इसका मतलब -4d। अब इसका पावर मिल गया, पहले वाले लेंस का पावर पता है। हम लोग जानते हैं कि दो थिन लेंस को अगर आप आपस में ज्वाइन करते हो तो उस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऐसे होता है कि 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, राइट। अगर मान लो फोकल लेंथ आपका मीटर में रहा तो ये फॉर्मूला तुम लगा लेना। अगर मान लो फोकल लेंथ सारा का सारा सेंटीमीटर में है, तब क्या करेंगे, तब ऐसा कर सकते हो लाइक 100/f इक्वल्स टू 100/f1
प्लस 100/F2। ये फॉर्मूला दिखने में कैसा है? जैसे कि पावर का फॉर्मूला है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल्स टू ऑफ इंडिविजुअल पावर का अलजेब्रिक समेशन। इसमें पहले वाले लेंस का पावर कितना है? दैट इज अ प्लस 2.5 डायोप्टर। दूसरे वाले लेंस का पावर कितना है? दैट इज अ -4 डायोप्टर। तो 2.5 -4 कितना होता है? दैट इज -1.5 डायोप्टर। ये भी क्लास 10 का ही क्वेश्चन है, क्लास 12 का क्वेश्चन है नहीं। बहुत ही मतलब लो ग्रेड क्वेश्चन है। पहले देख लो, किसी जगह पे दिक्कत है तो बोलो। तुम लोग चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, ऊपर वाले लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बस बताया कि ऐसे भी लाया जा सकता है। आप चाहो तो पहले वाले लाइन से डायरेक्टली जंप करके आप थर्ड वाला लाइन लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, वही मैंने बताया है।